डीएनए में आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल वाली दोस्ती का विश्लेषण करेंगे। नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल दौरे पर हैं और इजराइल से इंडिया को इनोवेशन का एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। इजराइल से भारत बहुत कुछ सीख सकता है। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 87 लाख है और क्षेत्रफल 20,770 स्क्वायर किलोमीटर से। अगर भारत से तुलना की जाए तो भारत का क्षेत्रफल इजराइल से 158 गुना ज्यादा है, जबकि जनसंख्या करीब 153 गुना ज्यादा है। ऐसे में बहुत से लोग ये कहेंगे कि इन दोनों देशों की कोई तुलना संभव ही नहीं है। हम भी ये बात जानते हैं, लेकिन इनोवेशन जनसंख्या और क्षेत्रफल का मोहताज नहीं होता। नए नए आविष्कार और नई खोज कहीं भी हो सकती हैं। शायद इसीलिए इजराइल को इनोवेशन का केंद्र कहा जाता है। आतंकवाद से लड़ने के नए तरीके हों या खेती करने के नए फॉर्मूले हों, इजराइल ने दोनों ही क्षेत्रों में झंडे गाड़े हैं। आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाता है और सूखी हुई जमीन पर खेती कैसे होती है, यह इनोवेशन इजराइल ने पूरी दुनिया को करके दिखाया है। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जो आतंकवाद से किसी भी तरह का कोई समझौता कभी नहीं करते। आज इजराइल में बने हुए हथियार पूरी दुनिया में आतंकवादियों पर कहर बनकर बरसते हैं। इजराइल के इनोवेशन और स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इसलिए अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो आज हमें इजराइल से शिक्षा लेनी होगी। हमारी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही इजराइल पहुंच गई थी और हमने वहां से आपके लिए यह पूरा विश्लेषण तैयार किया है। हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आज शाम की हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के शहर टेल अवीव पहुंचे। नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आज वहां उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सारे प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री इससे पहले सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप का स्वागत करने के लिए ही खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का रेड कार्पेट वेलकम किया। नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को बहुत गर्मजोशी के साथ गले लगाया और दोनों नेता बार बार एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे और गले भी मिलते रहे। एयरपोर्ट पर ही एक छोटा सा मंच भी बना हुआ था, जहां प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने एक भाषण दिया। इस भाषण की शुरुआत में उन्होंने कुछ शब्द हिंदी में बोले। नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर हिंदी में कहा, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिब्रू भाषा में उनका शुक्रिया अदा किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia Mayod, Lehiat Po। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी कई बार गले मिले थे और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज इजराइल के टेल अवीव में भी देखने को मिली। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एयरपोर्ट पर ही 3 बार गले मिले। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहले बता देते हैं। नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कूटनीतिक रिश्तों के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री पूरे वक्त उनके साथ रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा अच्छे रिश्ते रखे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी इजराइल के राष्ट्रपति एरियन शेरोन भारत की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस की सरकारों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने इजराइल को हमेशा नजरअंदाज किया। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इजराइल के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी औपचारिक रूप से। अपनी 48 घंटे की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के कुल 18 कार्यक्रम हैं। इस दौरान
दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की मुलाकात इजरायल की कंपनियों के सीईओ से होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर क्या बातचीत करेंगे। इजरायल और भारत के बीच वैसे तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इन दोनों देशों में कई तरह की समानताएं भी हैं जिनके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। भारत और इजरायल दोनों को अंग्रेजों से एक ही दौर में आजादी मिली थी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जबकि इजरायल को 14 मई 1948 को आजादी मिली। दोनों देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भूमिका निभाई, और मौजूदा हालात में दोनों देशों में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियों की सरकारें मौजूद हैं। दोनों देशों में मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। इजरायल की जनसंख्या में करीब 18% मुस्लिम है, जबकि भारत में करीब 14% आबादी मुस्लिम है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारत और इजरायल के रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं रहे। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कूटनीतिक रिश्तों को कभी खुलकर स्वीकार नहीं कर पाए। इजरायल ने संकट के समय में हमेशा भारत की मदद की है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजरायल ने भारत को हथियारों की सप्लाई की थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वैसे दोनों ही देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों देशों की लड़ाई आतंकवाद के साथ चल रही है, ये भी एक समानता है, और दोनों ही देश अपने अपने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी परेशान हैं, ये भी दोनों में एक समानता है। वैसे तो इजरायल से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम आतंकवाद और खेती पर फोकस करेंगे। आतंकवाद से निपटने की जो नीति और इच्छा शक्ति इजरायल के पास है, वो किसी और के पास दिखाई नहीं देती। इजरायल एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों से किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं करता और उन्हें बर्दाश्त भी नहीं करता। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जब इजरायल ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद का खात्मा किया है, उन देशों में घुसकर आतंकवादियों को मारा है। दरअसल आतंकवाद को सहना इजरायल के डीएनए में ही नहीं है। भारत चाहे तो इजरायल से बहुत कुछ सीख सकता है। इजरायल के पास दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद को इजरायल की किलिंग मशीन कहा जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखता है, और इजरायल से जो सीखने की बात है वो ये है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज का इफेक्टिव होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। मोसाद के कारनामों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत इजरायल से और क्या क्या सीख सकता है। इजरायल पूरी दुनिया में अपने इनोवेशंस के लिए बहुत मशहूर है। वहां के स्टार्टअप बिजनेस पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। इजरायल में इस समय कम से कम 6000 स्टार्टअप्स हैं। इजरायल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। दुश्मन भी ऐसे जो इजरायल को किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायल का हर दुश्मन उससे घबराता है, क्योंकि इजरायल ने खुद को सुरक्षा के लिहाज से अभेद बना लिया है और उसके पास हथियार और हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास हथियार तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, और ऐसे भी देश हैं जिनके पास हिम्मत है लेकिन हथियार नहीं है। लेकिन इजरायल ऐसा देश है जिसके पास हथियार भी हैं और उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत भी है। इसके अलावा इजरायल अपने पानी के संरक्षण और खेती के नए नए तरीकों के लिए भी जाना जाता है। आपको याद होगा, इसी वर्ष अप्रैल में भारतीय सेना के मेजर नितिन गोगोई ने कश्मीर में एक पत्थरबाज को अपनी जीप के आगे बांध दिया था। पत्थरबाजों ने सेना को घेर कर रखा हुआ था, जिसके बाद अपनी सैनिकों की टीम को सुरक्षित निकालने के लिए मेजर नितिन गोगोई को इस पत्थरबाज को अपनी जीप से बांधना पड़ा था। हमारे देश में इन तस्वीरों को देखने के बाद बड़ा हल्ला मचा था, लोगों ने बहुत विरोध किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में आतंकवादियों और पत्थरबाजों से निपटने का ये तरीका सबसे पहले इजरायल ने ही इजाद किया था और वहां आज भी इसका इस्तेमाल होता है। इजरायल एक ऐसा देश है जो पथराव करने वालों और आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। इजरायल की डिफेंस फोर्सेज ने कई मौकों पर पथराव करने वालों को अपनी गाड़ी के साथ बांधकर पत्थरबाजों की फौज को रोकने का तरीका अपनाया है।
इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का पूरा फोकस दुश्मन को खत्म करने पर होता है। 5 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। उस वक्त आतंकवादियों ने यह मांग रखी थी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, तभी वो इन खिलाड़ियों को छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इजराइल के इन खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। बाद में जवाबी कार्रवाई में इस हमले को अंजाम देने वाले 8 आतंकवादी मार दिए गए। इसके बाद इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी। इस मिशन को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर कहा गया था। मोसाद के एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक इन गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाते रहे और वो तब तक नहीं रुके जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं गया। इजराइल में पत्थरबाजों को भारत जितनी आजादी नहीं मिल सकती। इजराइल में किसी को भी इतनी आजादी नहीं मिलती कि वो अपने देश के एक पुलिस ऑफिसर को पीट पीट कर मार डाले, जैसा कि कश्मीर में होता है। आपको याद होगा, श्रीनगर में एक मस्जिद के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी अयूब पंडित को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। लेकिन इजराइल में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि वहां कोई पाकिस्तानी प्रेमी गैंग नहीं है, अफजल प्रेमी गैंग नहीं है, वहां मौजूद रह भी नहीं सकता। वहां भारत की तरह पाकिस्तान की भक्ति करने वाले पत्रकार नहीं है जो अखबारों में और टीवी चैनल्स में बड़े बड़े लेख लिखकर बहस करके देश के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं। इसलिए अगर भारत चाहे तो इजराइल से एटीट्यूड से लेकर टेक्निक तक बहुत कुछ सीख सकता है। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Shalom, Leklam, Anisemia Mayot, Lehiet Po. नई दिल्ली से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल पहुंचे तो कुछ इसी अंदाज में उनका स्वागत हुआ। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए थे। भारत और इजराइल के अच्छे रिश्तों की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में हुई थी। पुराने संबंध हैं, उन संबंधों को नया रूप दिया जा रहा है। हमारी दोस्ती बढ़ेगी, मित्रता और भी घनिष्ठ होगी। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों देश और अधिक निकट आएंगे। We are very much interested to develop and to strengthen our relations with India. We regard India to be one of the most important countries in the world. अब भारत और इजराइल का ये गठबंधन आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाला है और इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिए हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत में आतंकी वारदात करने की पाकिस्तानी साजिश का आखिरी वक्त अब नजदीक आ गया है। We all have to be partners against terrorism all around the world. It's not something that only India and Israel have suffered, although we have suffered and we have also suffered together. क्योंकि पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी का सबसे घातक वार पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री पर ही होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने के लिए इजराइल न सिर्फ मोरल सपोर्ट दे रहा है, बल्कि आतंकवादियों को खत्म करने की लेटेस्ट दवाई भी मिडिल ईस्ट के इसी देश में मिलेगी। कई सारे मुद्दे हैं भारत और इजराइल के बीच में, पर सबसे प्रमुख एक प्रकार से जिसको रेखांकित करना चाहिए वो है दहशतगर्दी। उसमें खास मुंबई का जो हादसा हुआ था,
नवंबर 2008 में, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत के नागरिकों के अलावा विश्व के कई सारे नागरिकों को शिकार बनाया था, खास इजराइल के नागरिक जो जूइश धर्म के हैं। संबंध भी है, एक दायित्व भी बनता है कि दहशतगर्दी को सामना करने के लिए एक प्रकार का सहमति बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि मोदी साहब की यात्रा में इस विषय को काफी गंभीर तरीके से चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। नवंबर 2016 में इजराइल के राष्ट्रपति रेवनन रिवलिन भारत आए और तभी आतंकवाद के खिलाफ संघार पॉलिसी के दस्तावेज पर दस्तखत हुए। Terrorism is a global challenge, knows no boundaries, has extensive links with other forms of organized crime. Regrettably, one of the countries of its origin and spread is in India's neighborhood. We agreed that the international community must act with resolve and determination against terror networks and states that harbor them. इस यात्रा में भारत और इजराइल के बीच एंटी टेरर सहयोग को और बढ़ाने की बात हुई। एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म के मुद्दे पर आपसी भरोसे और मदद को बढ़ाया। इससे पहले 2014 में भी दोनों देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी के जरिए अपनी दोस्ती मजबूत की। इस समझौते के पीछे एक बड़ी वजह 26/11 का हमला भी था, जिसमें चुन चुनकर यहूदियों को निशाना बनाया गया था। We share our desire for peace and security. Nothing can justify terror. Terror is terror is terror. We stand together with the whole free world in defending our peoples and our values. सीधे शब्दों में कहे तो दोनों देशों के बीच 3 साल पहले ही काउंटर टेररिज्म और होमलैंड सिक्योरिटी पर समझौता हो चुका है, और अब तेल अवीव से आतंकवाद के खिलाफ ऐलान जंग की शुरुआत हो रही है। जानकारों के मुताबिक आतंकवादियों से निपटने में इजराइल के लंबे अनुभव का भारत को भी फायदा मिल सकता है। गुप्त ऑपरेशन करके आतंकवादियों को खत्म करने में इजराइल को महारत हासिल है। इजराइल ने ही दुनिया में आतंक को खत्म करने का सबसे कामयाब प्लान आज से दशकों पहले बनाया था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने मार दिया था। बदला लेने के लिए इजराइल ने अपने जासूस और कमांडोज की एक टीम बनाई, जिसने पूरी दुनिया में हर एक कातिल को ढूंढकर उसे उसके किए की सजा दी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसी भी युद्ध से ज्यादा बेहतर था। भारत अक्सर 26/11 और पठानकोट के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और 1993 बम ब्लास्ट की साजिश रचने वाले दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन इजराइल ने ऐसे आतंकियों का खात्मा करने की एक नई राह दिखाई है। अमेरिका का उदाहरण लीजिए, वो एक प्रकार का दुगलापन या उनकी जो पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि ड्यूअल ट्रैक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को भी समर्थन करते हैं, भारत को भी एक प्रकार से हमदर्दी दिखाते हैं, पर ये पाकिस्तान की जो स्पॉन्सरशिप है टेररिज्म का, चाहे लश्कर हो या जैश, उसको स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं करते हैं। परंतु इजराइल एक ऐसा देश है जो कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, चाहे लश्कर हो या कोई और, उसको बिना कोई हिचक वो कहते हैं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दो दोस्तों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत को आप ऐसा भी मान सकते हैं कि भारत इजराइल अब एक नई राह बना रहे हैं, और इसलिए ये एक ऐसा मोड़ है जहां से भारत और इजराइल का एक साथ मिलकर बढ़ना जरूरी है। हमारे राजद्वारी संबंधों के ये 25वां वर्ष है। राष्ट्र जीवन में 25 साल की यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मैं समझता हूं कि आज वो टर्निंग पॉइंट पर हम खड़े हैं। ऐसे समय इजराइल के और मेरा जाना भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वाभाविक नहीं है। मोदी और बेंजामिन की ये दोस्ती एक नए विश्व की स्थापना करने जा रही है, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस दोस्ती के सामने पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की साजिश भी फेल हो जाएगी, क्योंकि जब इंडिया इजराइल की यारी आबाद होगी तो आतंक के सभी सौदागर बर्बाद हो जाएंगे। तेल अवीव से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हम आपको बता चुके हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त करना इजराइल के डीएनए में नहीं है। अब जरा इसके कुछ और उदाहरण भी आप देख लीजिए। 4 जुलाई 1976 को इजरायली सेना के कमांडोज ने ऑपरेशन जोनाथन नामक अभियान में 100 से ज्यादा बंधकों को बचाया था। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 27 जून 1974 को इजराइल से एथेंस के रास्ते पेरिस रवाना होने वाले एक यात्री विमान को 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 250 लोग सवार थे। फिलिस्तीन के समर्थक आतंकवादी इस विमान को युगांडा के एंटेबी शहर में लेकर गए थे। वहां आतंकवादियों के कुछ और साथी भी पहुंच गए। इन लोगों ने इजराइल और 4 अन्य देशों की जेलों में बंद 53 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने भी उस वक्त आतंकवादियों का साथ दिया और इन आतंकवादियों को हथियार और अपनी सेना के जवान भी मुहैया कराए। 1 जुलाई को कई लोग रिहा भी कर दिए गए, लेकिन तब भी 100 से ज्यादा लोग बंधक बने हुए थे। और तब अचानक करीब 5000 किलोमीटर दूर से इजरायली सेना के 3 विमानों में सवार 200 कमांडोज एंटेबी एयरपोर्ट पहुंच गए और सिर्फ 35 मिनट की कार्रवाई में उन्होंने 7 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा इजराइल के कमांडोज ने युगांडा के 20 जवानों को मारकर अपने लोगों को रिहा करा लिया। इस कार्रवाई में इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई थी और ये वही व्यक्ति हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे भाई थे। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नेतन्याहू के इसी शहीद भाई का जिक्र किया। इंडिया applauds your achievements. Today is July 4. Exactly 41 years since Operation Entebbe. The day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. अब हम आपको सीधे जेरूसलम लेकर चल रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं और राहुल सिन्हा उसी होटल पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। राहुल, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हम अभी तक डीएनए में ये बात कर रहे थे कि भारत और इजराइल में क्या क्या समानताएं हैं और हम इजराइल से क्या क्या सीख सकते हैं। आप वहां कई दिनों से हैं, आप हमें बताइए आपको क्या क्या समानताएं मिली, क्या क्या हम सीख सकते हैं। और हम यहाँ ये भी बात कर रहे थे कि भारत में आपको अक्सर डिज़ाइनर पत्रकार मिल जाते हैं, डिज़ाइनर नेता मिलते हैं, अलगाववादी मिलते हैं। आप इजराइल गए, आपकी मुलाकात वहाँ मौजूद अलगाववादियों से हुई, डिज़ाइनर पत्रकारों से हुई और डिज़ाइनर नेताओं से हुई क्या? सुधीर जी, ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। अगर इस मामले में कहा जाए तो यहाँ पर इजराइल में इन सब का अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है और इस तरीके के लोगों के यहाँ रहने की गुंजाइश है भी नहीं। डिज़ाइनर पत्रकार हो, डिज़ाइनर भले ही नेता हो या फिर अलगाववादी या पत्थरबाज, इस तरीके के लोगों की यहाँ पर सरवाइव करने की कोई गुंजाइश यहाँ की सरकार ने छोड़ी नहीं है। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो एक चीज़ बड़ी अच्छी महसूस होती है, वो ये कि हर आदमी अपने राष्ट्र को लेकर, देश को लेकर के डेवलपमेंट में लगा हुआ है। उसका फोकस बड़ा क्लियर है, वो ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका खुद का विकास हो और देश का भी विकास हो। यहाँ कोई बाकी ना तो किसी तरीके का आपको अलगाववाद देखने को मिलता है, ना यहाँ कोई अलग राज्य की बात होती है। हाँ, जो इनके लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के साथ हो या गाजा में हमास, ये वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो इजराइल में रहने वाले लोग हैं, उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें डेवलपमेंट पे लेकर चलना है, उनको अपने देश को आगे बढ़ाना है। जी राहुल, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इजराइल से, अपनी सुरक्षा को कैसे मजबूत करना है। हम खेती की भी बात कर रहे थे, इस मामले में तो ज़रूर इजराइल में सूखा पड़ा हुआ है जिनकी हम बात कर रहे थे, वहाँ ये सब करना पॉसिबल नहीं है जो कि भारत में लोग कर लेते हैं। लेकिन खेती के मामले में इजराइल में बहुत इनोवेशंस हुए हैं और आप भी इजराइल में जो जहाँ इस तरह की कृषि की जा रही है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप वहाँ होकर आए हैं, हमारे दर्शकों को वहाँ से कुछ बताइए।
सुधीर जी, दोनों चीज़ें हैं। जो आपने सिक्योरिटी की बात कही उसको भी मैं थोड़ा सा बस ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें सिक्योरिटी में भी इजराइल से बहुत 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 ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। नॉर्मल जो एक सिक्योरिटी प्रोसेस होती है वो भी इन लोगों ने इतने डेडिकेशन के साथ करते हैं और इतने आराम से करते हैं कि किसी को परेशानी भी नहीं होती है, लंबी लंबी लाइनें भी नहीं लगती हैं और हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ परखने के बाद ही किसी को आगे जाने देते हैं। जहाँ तक बात कृषि की रही तो इस मामले में ये 2 कदम और आगे हैं। इन लोगों ने जो अपना एक रिसर्च सेंटर तैयार किया है जो कि पूरे देश में किसानों को हर तरीके की सुविधा मुहैया कराता है, जिसकी हमारे देश में बड़ी सख्त ज़रूरत है। इन लोगों ने एक सेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम तैयार किया है जो कि हर किसान को पानी मुहैया कराता है। यानी यहाँ किसान को ना तो ट्यूबवेल बनाना है, ना बोरवेल की कोई दिक्कत है, ना उसे सिंचाई के लिए ये सोचना है कि कैसे उसके खेत तक पानी पहुँचेगा। ये सरकार पहुँचा देती है। सरकार बाकायदा किसान को बताती है कि देखिए अगले 70 दिन बाद आपके जहां आप रह रहे हैं वहां का मौसम इस तरीके का होगा, हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, इसलिए हम आपको ये बीज दे रहे हैं, आप इसको लगाइए, यहाँ 70 दिन में ही वो फसल हो जाएगी और आपको बाद में किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ का मौसम विभाग इतनी एक्यूरेट जानकारी देता है कि आज तक, यहाँ मेरी कई लोगों से बात हुई, कई इंडियन साइंटिस्ट हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी 10% भी गलती की गुंजाइश नहीं रही, जिसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के किसान को उठा रहा है। जी राहुल, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के चर्चे इस वक्त पूरे इजराइल में चर्चे हो रहे हैं, उनकी दोस्ती के बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या देखने को मिला वहां पर? देखिए, बहुत दिलचस्प है और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो इजराइल में भी अच्छी खासी है। जिस टैक्सी में आप बैठिए या जहां आप खड़े हो वहां आपको पहले इंडियन के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आपके प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं या मोदी मोदी करते दिखाई देते हैं। हालांकि वो मोदी मोदी नहीं दिखता जो कि भारत में दिखता है, लेकिन लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे पहले से रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जूइश हैं, जो लोग नागरिक हैं भारतीय मूल के, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर किसी की नज़र है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं तो इन रिश्तों को एक नया आयाम दिया जाए और ख़ासतौर से सुधीर जी, जो डिफेंस है, एग्रीकल्चर है और वाटर है, इन 3 सेक्टर्स में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं भारत से। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरा यकीन है, हमारे दर्शकों को भी पूरा यकीन है कि जी न्यूज़ पर आपके ज़रिए सबसे अलग विश्लेषण हमें प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा का आपके ज़रिए मिलेगा और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपका ये जो आउट ऑफ द बॉक्स विश्लेषण है ये हम जारी रखेंगे जी न्यूज़ पर आगे भी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आखिर छोटे से इजराइल की ज़रूरत भारत को क्यों है? हमने अपने विश्लेषण में आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से जब यही सवाल इजराइल के मीडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये अब आपको सुनना चाहिए। Shalom. Prime Minister Modi, thank you so much for receiving us here at your official residence in New Delhi. मैं भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से इजराइल की जनता को सोलम कह करके प्रतीक्षा कर रहा हूं बहुत जल्द उनके बीच जाकर के उन सबको रूबरू में सलाम कहने की। What is the next phase, Prime Minister Modi? As a reformist, where do you see your country 10 years from now? मेरी सरकार की कोशिश है भारत के युवाओं के सपनों का नया भारत बनाना। हमारा रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो हम नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। भारत अपार संभावनाओं का देश है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना है, चाहे रेल हो, रोड हो, वाटरवेज हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बल देना चाहते हैं कि जो आधुनिक भारत का अधिष्ठान हो, कि जो मेरे गांव के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाए, मेरे गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाए। गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले। How can my country, Israel, fit into this vision of new India? इजराइल ने जिस विपरीत प्राकृतिक वातावरण में
विकास किया है, जिसने दुनिया के हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। इतने कम समय में इजराइल ने अपने आप को जहां पहुंचाया है विकास के क्षेत्र में, उसकी सराहना सब कोई करते हैं। इजराइल कहते ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इजराइल की पहचान है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के साथ भी बहुत ही सुसंगत बैठती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के काम आ सकती हैं। You refer to us as India's technological partner. What does this definition entail? इनोवेशन किसी भी विकास यात्रा का सबसे बड़ा अधिष्ठान होता है। इजराइल लगातार इनोवेशन को बल देता रहा है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग साथ काम कर रहे हैं। आपकी ताकत हमारी ताकत मिलकर के हम जमीन से आसमान तक हर क्षेत्र में साथ चल सकते हैं। We are so tiny, you are so huge, and you want us to cooperate to change the world. पहली बात है कि छोटे और बड़े का भेद ज्योग्राफिकल साइज से नहीं होता है। अगर भारत ये सोचे कि हम 1.3 बिलियन लोगों का देश है, जो हमारी बराबरी का रहेगा उसी से बात करेंगे, तो दुनिया में हम ही कहीं अकेले रह जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये दोस्ती बहुत स्वाभाविक है। You have changed India's perception towards Israel 180 degrees. Was it easy to persuade the Indian people that this is a better approach? हमारे राजद्वारी संबंधों के ये 25वां वर्ष है। राष्ट्र जीवन में 25 साल की यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मैं समझता हूं कि आज वो टर्निंग पॉइंट पर हम खड़े हैं। ऐसे समय इजराइल के और मेरा जाना भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वाभाविक नहीं है। India's population is constituted of a vast Muslim minority. What can we in Israel learn from your experience in coexistence? पहले तो भारत एक विविधता भरा देश है। भारत का मूलभूत चिंतन है सर्वपंथ समभाव, हर एक के प्रति समभाव होना चाहिए। इसलिए विविधताओं को स्वीकारना ही चाहिए, उसका आदर भी करना चाहिए। एक बार हर किसी की विशेषता का आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो संघर्ष का एरिया रहता ही नहीं है, और भारत ने इसको जी करके दिखाया है। Prime Minister Netanyahu, who seems to be a good acquaintance of yours, will you ask him for a joint yoga session? खैर, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व ने 21 जून को योगा में जिस उत्साह और उमंग से भाग लिया, इजराइल ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ योगा दिवस मनाया। योग याद आना और आपको योग के महात्मा की याद आना, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आशा करता हूं कि आपके टीवी के माध्यम से दिन में कम से कम आधा घंटा आप इजराइल के लोगों को योग के संबंध में प्रशिक्षित करेंगे, तो शायद होलिस्टिक हेल्थ केयर की दुनिया में आपकी चैनल भी बहुत बड़ी सेवा करेगी। And this might be the solution to our region too. मुझे खुशी होगी। Prime Minister Modi, I thank you so much for your time. Much appreciated. तोदा रोबा। कुल मिलाकर इजराइल के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही हिम्मत की। भारत से तुलना करें तो हमारे देश के पास हथियार तो हैं, लेकिन हिम्मत या कह लीजिए कि इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी जरूर नजर आती है। अगर भारत इजराइल से इच्छा शक्ति का मंत्र ले ले तो फिर देश के दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाएंगे। 9 बजे से लेकर अब 9:49 तक हमने आपको लगातार खबरें दिखाई। अब आपको एक ब्रेक की जरूरत होगी और हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको इजराइल के खेतों में लेकर चलेंगे।
आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इजराइल ने विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार विकास किया है और इजराइल की यही खासियत आपको ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल डीएनए टेस्ट में दिखाई देगी।